वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, 31 दिसंबर तक खुलेंगे 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दिल्ली में 31 दिसंबर तक 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 355 हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन केंद्रों पर ओपीडी, लैब जांच, मुफ्त दवाइयां और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होगी, जिससे अस्पतालों पर बोझ कम होगा और लोगों को घर पर के पास ही बेहतर इलाज मिल सके। इस खास दिन से दिल्ली की 100 जगहों पर शुरू होगी अटल कैंटीन। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया क्या क्या मिलेगी सुविधाएं। दिल्ली सरकार गरीबों के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 100 स्थानों पर मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू होगी। डिजिटल टोकन और सीसीटीवी से पारदर्शिता रखी जाएगी और FSSAI मानकों का पालन भी किया जाएगा। डीयू के छात्रों को मिला एक और मौका, अब इस तारीख तक भर सकते हैं परीक्षाओं के लिए फॉर्म। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। ये सुविधा स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों के लिए उपलब्ध है। छात्र आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेजों को 21 नवंबर तक फॉर्म का सत्यापन करना होगा। समय सीमा का पालन करने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली में खुलेआम चल रहा ये बड़ा खेल, सिर्फ जेब गर्म कीजिए और ले जाइए सर्टिफिकेट। दिल्ली में वाहनों की फिटनेस जांच में फर्जीवाड़ा रुक नहीं रहा है। जेब गर्म होने पर अनफिट वाहनों को भी फिटनेस जांच का सर्टिफिकेट मिल जाता है, अन्यथा सही वाहन में भी कमियां निकाल दी जाती है। स्थानीय अधिकारियों को मिली भगत से फर्जीवाड़ा चल रहा है। बता दें, व्यवसायिक और सवारी वाहनों में शुरू में 8 साल तक, 2 साल के बाद और उसके प्रत्येक वर्ष बाद फिटनेस जांच कराना अनिवार्य है। पीडब्ल्यूडी के इन अधिकारियों के लिए राहु बना पूर्व सीएम केजरीवाल का आवास, क्यों बैठे माथा फड़कर। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण का मामला पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के लिए मुसीबत बन गया है। अनियमितताओं के चलते एक वरिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति रोक दी गई है, जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति मिल गई है। इस मामले में सीबीआई और सतर्कता आयोग की जांच चल रही है। नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, जबकि टेंडर कम राशि का। दिल्ली के अस्पताल का हाल, 6 महीने से दांतों के एक्सरे की सुविधा बंद। स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं कर पाए समाधान। बाहरी दिल्ली में अशोक विहार स्थित दीपचंद बंधु अस्पताल में पिछले 5-6 माह से दांतों के एक्सरे की सुविधा बंद है। अस्पताल में एक्सरे नहीं होने के कारण लोग निजी अस्पताल की ओर रुख करने को मजबूर है। बताया जाता है कि 6 माह पहले एक्सरे मशीन में तकनीकी खामी आई थी। इसके बाद से ही एक्सरे सुविधा बंद है। अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग में 100 से लेकर 150 मरीजों की प्रतिदिन की ओपीडी है। यह मामला लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा था, लेकिन अभी तक एक्सरे सुविधा बहाल नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही एक्सरे मशीन की खामी दूर कराई जाएगी। दिल्ली से चौंकाने वाली रिपोर्ट, बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हुआ प्रदूषण, लक्षण से उपाय तक जानिए सब कुछ। दिल्ली एनसीआर आजकल गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। हवा की गुणवत्ता के आंकड़ों के खेल से इतर से ये प्रदूषण हर उम्र के लोगों पर चोट कर रहा है। खासकर बच्चों पर अधिक प्रभाव हो रहा है, जिनका इस प्रदूषण में कोई दोष ही नहीं है। जन्म के साथ ही उन पर प्रदूषण की काली छाया पड़ जा रही है। नतीजतन शारीरिक ही नहीं, मानसिक बीमारियां भी उन पर हावी हो रही है। द लैंसेट पत्रिका की 2023 की एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि भारत में हर साल प्रदूषण के कारण 5 साल से कम उम्र के 1.7 लाख बच्चों की मौत हो रही है। दिल्ली के इस इलाके में सड़कें खस्ताहाल, उड़ती धूल से लोगों को हो रही परेशानी। त्रिलोकपुरी ब्लॉक 4 डीडी मार्केट के सामने कोटला रोड पर 3 साल पहले धंसी सड़क को मिट्टी और बजरी से समतल तो किया गया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की गई। अब इस इलाके में दिन भर धूल उड़ रही है, जिससे हवा प्रदूषित हो रही है। बाजार के दुकानदार परेशान हैं। धूल के कारण आसपास से गुजरने वाले लोगों को अपना चेहरा ढकना पड़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक रविकांत का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगस्त की शुरुआत में त्रिलोकपुरी ब्लॉक 4 डीडी मार्केट के सामने कोटला रोड पर सीवर ट्रंक लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण एक बड़ा गड्ढा बन गया था। सीवर ट्रंक लाइन की मरम्मत के बाद गड्ढे को भर दिया गया था।
दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आज। वोटरों को मिलेगी ये खास सुविधाएं। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। सोमवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसे देखते हुए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की है। अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती के साथ साथ प्रतीकाशल्य में उम्मीदवारों और प्रस्तावकों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम न हो, इसके लिए भी आयोग ने व्यापक तैयारियां की है और इस बार कई सुविधाएं जोड़ी जा रही है। सबसे खास बात यह होगी कि मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन रखने की सुविधा होगी। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई काउंसलिंग नहीं, छात्र की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे किसी विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नए सिरे से काउंसलिंग कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अदालत ने एक छात्र की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्पोर्ट राउंड 5 काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश देना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और बार बार काउंसलिंग कराने से अंतहीन स्थिति पैदा हो सकती। दिल्ली में नेताओं को साधने में जुटे राजनीतिक दल। पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी कांग्रेस में शामिल। देवली विधानसभा के संगम विहार वार्ड से पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी ने रविवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कर दिया। सुरेश चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की कार्यशैली और कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और आज हमें एकजुट हो लोगों का वोट लेकर उनके साथ धोखा करने वाले लोगों के साथ सीधी लड़ाई लड़नी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय। आप बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार। दिल्ली नगर निगम के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 12 महत्वपूर्ण वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आरक्षण और स्थानीय प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए इन नामों का चयन किया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल है। सूची में मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जैसे विविध इलाके कवर किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। नोएडा में पूर्व मंत्री डीपी यादव और उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज। जाली दस्तावेजों से जमीन हड़पने की कोशिश। सलारपुर गांव में संपत्ति विवाद को लेकर पूर्व मंत्री डीपी यादव, उनकी पत्नी और 2 बेटों समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संपत्ति मालिक अशोक वाडिया ने आरोपियों पर सेक्टर 125 में धोखाधड़ी से जमीन पर कब्जा करने और केयर टेक्सों का रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 126 थाने में पूर्व मंत्री समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संपत्ति विवाद को लेकर गोरखपुर के पवन जिंदल ने 29 अक्टूबर को सेक्टर 49 थाने में वाडिया बंधुओं समेत 30 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली AQI बेहद खराब श्रेणी में पहले और तीसरे नंबर पर कौन? मौसमी उतार चढ़ाव के बीच रविवार को छुट्टी के दिन भी दिल्ली का AQI घटता बढ़ता रहा। सुबह के समय यह बढ़ा था, जबकि दिन में नीचे आने लगा। शाम को कहीं बढ़ा तो कहीं और घट गया। बावजूद इसके रविवार को 370 AQI के साथ दिल्ली देश भर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। हरियाणा का बहादुरगढ़ 436 AQI के साथ पहले और उत्तर प्रदेश का मेरठ 365 AQI के साथ तीसरे नंबर पर रहा। कोहरे और ठंड के बीच स्वीप SIQ एयर के सुबह 10 बजे दिल्ली का AQI 565 यानी खतरनाक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। शाम 4 बजे 174 यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज हुआ और रात 9 बजे 260 यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में LG के दखल से फूल वालों की सैर को मिली हरी झंडी। आप सरकार ने लगाया था प्रतिबंध। दिल्ली में फूल वालों की सैर उत्सव के लिए लंबित अनुमति आखिरकार मिल गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अंजुमन ए सैर ए गुल फरोशा को अपने पारंपरिक स्थल पर इस ऐतिहासिक उत्सव के आयोजन की अनुमति दे दी है। अनुमति के अभाव में फूल वालों की सैर उत्सव स्थगित हो गया था। उपराज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच में पता चला था कि DDA की अनुमति इसलिए लंबी थी क्योंकि 28 नवंबर 2023 को तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने
दिल्ली के अस्पताल में मृत शरीर में एनआरपी तकनीक एशिया में पहली बार अंगों को जीवित रखने के लिए हुआ सफल प्रयोग। एशिया में पहली बार डॉक्टरों ने एक मृत शरीर में एनआरपी तकनीक का उपयोग करके अंगों को जीवित रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन जारी रखा। यह तकनीक अंग प्रत्यारोपण के लिए एक नया मार्ग खोलती है, खासकर उन मामलों में जहां हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई हो। मस्तिष्क आघात से मृत व्यक्ति के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सफलतापूर्वक जारी रखा गया, जिससे अंग प्रत्यारोपण के लिए व्यवहार्य बने रहे। प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ अब लोग भी सड़क पर उतरने लगे हैं। रविवार को इंडिया गेट पर एकजुट होकर लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी थी। कर्तव्य पथ पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद करने के साथ पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात कर दिया गया था। मान सिंह रोड जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने अनुमति न होने की बात कहते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। थाने में ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, प्रदूषण उससे ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली सरकार और अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बंद कराने में लगे हैं। दिल्ली वासी केवल अपना सांस लेने का अधिकार मांग रहे हैं। दीपावली के बाद से दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली में आपको झटका, नाराज चल रहे दिग्गज नेता और 7 बार के विधायक ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के 7 बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार एमसीडी चुनाव में चांदनी महल वार्ड की सीट पर आपने शोएब और उनके बेटे आले इकबाल की सहमति के बिना किसी अन्य उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिससे वे बेहद नाराज हो गए। शोएब ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। शोएब के बेटे आले मोहम्मद इकबाल वर्तमान में आप से विधायक है और चांदनी महल से पार्षद रह चुके हैं, जहां उन्होंने डिप्टी मेयर का पद भी संभाला। 2020 के विधानसभा चुनाव में शोएब ने आप टिकट पर मटिया महल जीता था, लेकिन 2025 के चुनाव के लिए पार्टी ने आले को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी कांग्रेस छोटे पीछे, आपने मारी बाजी। एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। आपने आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 12 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को यह घोषणा की और उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। सूची में चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका और नारायण जैसे प्रमुख इलाके हैं। आपने इन उम्मीदवारों को स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क के आधार पर चुना है ताकि एमसीडी में अपनी स्थिति मजबूत की जा सके। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूची के अनुसार दक्षिण पुरी से राम स्वरूप कनौजिया, संगम विहार से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईशाना गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत, शालीमार बाग से बबीता अहलावत, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल, चांदनी चौक से हर्ष शर्मा, चांदनी महल से मुदसिर असमान कुरैशी, द्वारका से राजबाला सेहरावत, मुंडका से अनिल लाकड़ा, नरेला से राजन अरोड़ा और दिनाचाऊ कला से केशव चौहान को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली के नरेला इलाके में केबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार। नरेला औद्योगिक क्षेत्र की जी ब्लॉक स्थित केबल फैक्ट्री में रविवार सुबह 10:30 बजे आग लग गई। आग फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर लगी। बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक मशीन के अलावा दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई है। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं आग किस वजह से लगी, अब तक इसका पता नहीं चल सका है। सूचना पर आनन फानन में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले ध्यान दे, डीएनडी पर मरम्मत कार्य के चलते लगेगा जाम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। डीएनडी की टूटी सड़क की मरम्मत कराने का काम सोमवार सुबह शुरू हो गया। पहले दिल्ली से नोएडा को आने वाली सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। इसके बाद नोएडा से दिल्ली जाने वाले कॉरिडोर की मरम्मत होगी। उधर यातायात पुलिस ने सुबह और शाम के व्यस्त समय में काम नहीं करने की सलाह दी है। करीब 1 माह तक जारी रहने वाले मरम्मत कार्य के दौरान वाहनों का दबाव या जाम की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। डीएनडी से प्रतिदिन करीब 5 लाख वाहन गुजरते हैं। सामान्य स्थिति में भी नोएडा की तरफ वाहनों के दबाव से शाम के समय जाम की स्थिति रहती है। डीसीपी यातायात प्रवीण कुमार रंजन ने बताया कि रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे और दिन में 12 से 4 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। रात में 2 व दोपहर में 1 लेन बंद कर काम करे लोगों को दिक्कत न 6
6 साल का इंतजार खत्म, सुपर टेक केप टाउन के 3874 परिवारों को मिला गंगा जल कनेक्शन। नोएडा के सेक्टर 74 स्थित सुपर टेक केप टाउन सोसाइटी में 3874 परिवारों को 6 साल बाद गंगा जल मिलना शुरू हो गया है। NCLT के आदेश के बाद प्राधिकरण ने पानी का कनेक्शन दिया, जिससे आपूर्ति शुरू हुई। पहले केवल 535 परिवारों के पास कनेक्शन था, बाकी भूजल पर निर्भर थे। बिल्डर द्वारा बकाया भुगतान न करने के कारण कनेक्शन रुका हुआ था, जिससे अब शुरू कर दिया गया। म्यांमार थाईलैंड सीमा पर साइबर गुलामी के शिकार 285 भारतीयों को राहत, आज पहुंचेंगे हिडन एयरपोर्ट। साइबर गुलामी के जाल में फंसे 250 भारतीय सोमवार को हिडन एयरपोर्ट पर उतरेंगे। म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्थित सबसे कुख्यात ठगी के अड्डे केके पार्क में इन्हें नौकरी की आड़ में साइबर ठगी के लिए मजबूर किया जा रहा था। हिडन एयरपोर्ट पर उतरने पर साइबर सुरक्षा टीम प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ करेगी। उसके बाद ही उन्हें संबंधित जिले की साइबर टीम को सौंपा जाएगा। कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। कभी जुए के अड्डे के रूप में जाना जाने वाला म्यांमार थाईलैंड सीमा क्षेत्र अब साइबर ठगी के अड्डे के रूप में उभर रहा है। ये अड्डे बनाए और किराए पर दिए जा रहे हैं। विशाल परिसरों में कर्मचारियों के लिए आवास, खरीदारी और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध है। सीएम रेखा का विकसित और अच्छा स्वच्छ दिल्ली का वादा, बताया बिहार में ऐसा है राजधानी का रिश्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम उपचुनाव को लेकर स्पष्ट किया कि पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन चुनाव को दिल्ली के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, अब उन सभी समस्याओं को हल करने का समय आ गया है। एमसीडी उपचुनाव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जनता का आशीर्वाद जनता का सन है, जनता के प्रति सेवा भाव हमारा काम है। हम दिल्ली के 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली जिन परिस्थितियों में साल से थी, जिसका विकट परिस्थिति का उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है। इन 12 सीटों पर भाजपा का विजय होना जरूरी है। इससे पहले की सरकारों ने केवल राजनीति की। दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल होंगे बंद, जाने ग्रैब 3 लागू हुआ तो क्या क्या पाबंदियां लगेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी के बीच वायु प्रदूषण की हालत सुधरने का काम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को भी सुबह AQI आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में CAQM ने ग्रैब 3 जैसी पाबंदियां लगाने का अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत में भी मामूली सुधार हुई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह भी दी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।